नमस्कार। किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। किसान तक के इस विशेष प्रोग्राम में आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है एक विशेष अतिथि। आपकी कई पहचान है। आप एक अकादमिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, एक राजनीतिक दल का आप गठन कर चुके हैं, तो कई मोर्चों पर आप किसानी के मुद्दे पर भी मुखर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र यादव जी की। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूँ कि किसान के सवाल पे इस देश में कोई चैनल चलाना, मैं नहीं जानता आप क्या खबर देते हैं, जो भी खबर, किसान की कोई भी खबर देना अपने आप में पुण्य का काम है। क्योंकि जो लोग इस देश को चलाते हैं, इन लोगों ने तो मान लिया है कि किसान तो अतीत की बात है और मान लिया है कि ये तो कूड़ेदान में है। किसान इस देश का वर्तमान है, इस देश का भविष्य है, ये बात स्थापित करता है कोई भी चैनल होना। और अगर आज तक वालों ने चला दिया है, बाकी भी नकल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। हमारा पहला सवाल हम अपने एडिटर से लेंगे, शैलेश जी से। स्वागत है आपका किसान तक में। पहला सवाल किसानी पे जाएं, इससे पहले आप पे बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने ज़िंदगी के 60 साल पूरे किए और आपको पता लग गया, मैंने सोचा खुफिया बात थी। और 60 साल का बहुत इम्पोर्टेंस है। साठा सो पाठा, सठिया गए हो, सरकारी नौकरी में 60 के बाद आप बिल्कुल खाली हो गए हो, षष्ठी पूर्ति, 60 के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। या तो आप उस समय बिल्कुल अपने लिए जीते हैं, या फिर आप संन्यास ले लेते हैं, या फिर आप वो करना चाहते हैं जो आप पारिवारिक दायित्व की वजह से नहीं कर पाए। आपका 60+ जो है वो किस तरह का जाएगा? क्या उम्मीदें करें, क्या संभावनाएं हैं आपकी? हकीकत और उसमें पता नहीं। गुलजार मेरे प्रिय कवि हैं। गुलजार की एक कविता, एक गाने में वो है, दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। जब आपको लगे कि हाँ शाम आ गई है, रात पास आ गई है, तो उस वक्त क्या करें कि जो लालटेन लैंप है उसकी फ्लेम थोड़ा सा ऊंची कर दीजिए आप। तो ये मैं करना चाहता हूँ। कर पाऊँगा या नहीं वो जानता नहीं। दोस्त कहते हैं सठिया गए हो, और ऐसा तो नहीं था कि 60 से पहले मैं वो नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कुछ तय कर रखा था कि मैं 50 साल के बाद नौकरी नहीं करूँगा, और 50 साल के बाद छोड़ दी नौकरी। ये मतलब मुझे परिवार से एक जिस तरह का सपोर्ट है, तो ये ज़रूरत नहीं थी कि 60 साल तक नौकरी करूं, पैसा कमाऊं। बस ये इच्छा है कि सही बात कर सकूं। और अब जब सठिया गया हूं, तो अब लगता है कि हाँ, जो दूसरी जनरेशन के लोग हैं, यंगर लोग हैं, उन तक अपनी बात कुछ पहुंचा सकूं। जब हम ना रहें, इस बात को कहने वाले लोग रहें, इसकी कोशिश करता हूं। तो आजकल मैंने एक और नियम बनाया है कि हर रोज़ मैं किसी 30 साल से कम वाले व्यक्ति को कुछ समय दूंगा, उसके साथ रहूँगा, उसको कुछ बताऊँगा, उससे कुछ सीखूँगा। इस न्यूज़ रूम में 30 साल से कम के काफ़ी लोग आपको दिख रहे हैं। बस तो मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम कोशिश करेंगे कि आप 60 साल के बाद जब नई पारी खेल रहे हैं, तो कुछ खेती किसानी से जुड़े सवाल आपसे पूछें। हम मौजूदा समय पे देख रहे हैं कि देश के राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए कई तरह के गारंटियों की बात कर रहे हैं। पर अगर हम बात गारंटियों की करते हैं, तो एक जो सबसे पुरानी गारंटी है इस देश में, वो किसानों की है। किसान लगातार लंबे समय से MSP गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार MSP गारंटी पर राजनीतिक सामाजिक मौन क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? सिंपल वजह है कि इस देश के नीति निर्धारकों की प्रायोरिटी में खेती किसानी कहीं है नहीं। सच कहूँ तो सारे इस देश के नेता जो गांव से आते हैं, वो भी सब समझते हैं किसान उनके पाँव की जूती है, कि इलेक्शन के टाइम बस काम है, उसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन के अंदर किसान किसान थोड़ी होगा, वो हिंदू बन जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, जाट हो जाएगा, यादव हो जाएगा, इतने में काम निकल जाएगा, और उसका कुछ काम करने की ज़रूरत क्या है। हकीकत ये है कि इस देश में विकास के नाम पर पहले दिन से किसान की कीमत पे विकास होता है। कोई भी भला काम इस देश में करना हो, किसान के कंधे पे रख के चलती है बंदूक। गरीबों को सस्ता भोजन देना है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पर वो करने के लिए किसान की फसल का दाम डाउन करो। कभी सुना है आपने इस तरह की बात?
कि भाई हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए ईंटें चाहिए, तो भट्टों में ईंटों का दाम करवा दो कम। ये तो नहीं होता ना। मंदिर के लिए ईंट देनी है, आप जाके ईंट खरीद लेते हो और मुफ्त में मंदिर के पहुंचा देते हो। आपने गरीबों को सस्ता खाना देना है, जाइए किसान से ठीक दाम पे खरीदिए और गरीबों को मुफ्त में दीजिए, 1 पैसे में दीजिए, 2 रुपए में दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ये किसान के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? एमएसपी इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि जब जब देश को कुछ भी करना होता है तो उसके लिए तो पैसा लगेगा ना। और इस देश के तमाम नेताओं को लगता है कि किसान का पेट तो डायलॉग से भर जाएगा। बड़े सुंदर डायलॉग देते हैं, अन्नदाता हो, तुम ये हो वो। मैं कहता हूँ भैया तू कविता करनी बंद कर, अपनी जेब में हाथ करके बता दे कितना पैसा देगा, है ना। हर बार कविता मिलती है, शेरो शायरी मिलती है, कुछ किसान को देने को तैयार नहीं है। और किसान की राजनीति ऐसी है कि इतने से इनका काम चल जाता है। अब आप इनका मिसाल देखिए, इस देश में जब भी खाद्यान्न की कमी, अब तो हम आप लोग भूल गए हैं, मतलब मेरी जनरेशन के लोग भी इस बात को भूल गए हैं कि एक बार इस देश में लेवी नामक सिस्टम हुआ करता था। लेवी का मतलब क्या था कि बाजार में अगर गेहूं आपको 100 रुपये, उन दिनों 101 रुपये रेट हुआ करता था, 100 रुपये क्विंटल मिल रहा है, तो आपको सरकार को 80 रुपये में बेचनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्र को आवश्यकता है। तो जब बेचारे किसान को बाजार का दाम मिल रहा था तो आपने कहा ना इससे कम में दो क्योंकि देश को ज़रूरत है। और जब उसको नहीं मिलता तो आप हाथ जाड़ के खड़े हो जाते, तो बाजार है, तुम जाने, मैं क्या जानूँ, मेरा क्या मतलब। जब थोड़ा सा आपके पास सरप्लस इकट्ठा हो जाता है, आपके स्टॉक में 4 गेहूं के बोरे हो जाते हैं, कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसानों ने परेशान कर दिया, इस देश में इतने किसानों की क्या ज़रूरत है, डायलॉग दिया करते हैं। और 2 बोरे कम हो गए तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये क्या तमाशा लगा रखा है। किसान को जब 4 पैसे, और मैं पुरानी बातें नहीं कह रहा हूँ, आप पिछले 3 दिन की खबर पढ़ लीजिए, किसान को जब 4 पैसे मिलने की गुंजाइश, बासमती राइस आज कल की खबर है, किसान को 4 पैसे बासमती में एक्सपोर्ट के मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट पे बैन, ऐसी ड्यूटीज़ लगा दी जो वर्चुअली बैन हो जाता है, किसान को 4 पैसा कमाने नहीं दोगे हम। और उधर से इंपोर्ट खोल दिया। ये G20 में क्या खेल हुआ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा। ये जो बाइडेन और मोदी जी की जप्फी हुई, इस जप्फी के पीछे क्या था? इस जप्फी के पीछे था कि भारत ने एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट अमेरिका से खोल दिए हैं, दालें खोल दी हैं, तमाम किस्म के पोल्ट्री प्रोडक्ट खोल दिए हैं। इसका पोल्ट्री प्रोडक्ट पे जो असर होगा, फिर अचानक कहा जाएगा भारत के पोल्ट्री उद्योग की अवस्था ख़राब है, उसके पीछे जप्पी है, कोई नहीं बताएगा। तो हकीकत ये है कि एमएसपी जो कि किसान का अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के लिए मैं किसी को क्यों दोष दूं? किसान ही दोषी है। वोट इनको कौन दे के आता है? वोट वाले दिन हिंदू कौन बन जाता है, मुसलमान कौन बन जाता है, जाट कौन बन जाता है? किसान बन जाता है। किसान की राजनीति अच्छी हो, इनके गिरेबान पकड़ के इनसे करे, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूँ सवाल राजनीति का है। और ये सब ये जो आते कहते सब किसानों में राजनीति मत करो, इससे बेकार बात मुझे कभी कोई नहीं लगती। राजनीति के साथ केवल 2 ही रिश्ता किसान का हो सकता है, या तो राजनीति किसान को नचाएगी, या राजनीति या किसान इनमें नकेल डाल के इनको ठीक रास्ते पे चलाएगा। तीसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो वो करने की ज़रूरत है, वो कमी है और उसको ठीक करना है। जी, किसान राजनीति पर योगिंदर जी ने बात की है। अगला सवाल किसान और राजनीति पर ही लेने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश जी, अगला सवाल आप ही के पास है। योगेंद्र जी, बीजेपी की अपनी लाइन है, कांग्रेस की अपनी लाइन है। जब वो सत्ता में होती है कांग्रेस, तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। खासतौर पे मैं एमएसपी को लेकर बात करूंगा, क्योंकि एमएसपी भारत के किसानों का एक अहम मुद्दा है, जो उन्हें अभी सरकार ने कहा था कि भाई C2 की डिमांड थी, और सरकार कह रही है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उनको दाम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो C2 वाला नहीं मिल रहा। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि C2 और A2FL में करीब 1000 रुपये का अंतर पड़ जाता है, गेहूँ अगर और धान में अगर बात की जाए तो। मैं उस पर जाऊँगा कि कांग्रेस दिल्ली में बात करती है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन बाजरे की खरीद पिछले 10 साल से, करीब 1 दशक से मैं ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, राजस्थान में नहीं हुई। सरसों की न्यूनतम खरीद हुई है राजस्थान में, सबसे कम खरीद हुई है। हरियाणा में तो आपके काफ़ी फिर भी हुई है, 3-3.5 लाख टन सरसों की न्यूनतम खरीद हुई है। बाजरा वहाँ नहीं खरीदा जा रहा। जो गैर बीजेपी शासित एक राज्य बिहार है, वहाँ मक्के की खरीद नहीं हो रही है एमएसपी पे।
तो मेरा बस यही कहना कि क्या पॉलिटिशियन जो है जब सत्ता में आते हैं तो वो उनकी धारणा बदल जाती है किसानों को लेके, या फिर कोई पार्टी लाइन पे चलने वाली बात है कि पार्टी स्टैंड करती है कि भाई अगर हमने एमएसपी देना है तो देना है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा नहीं दिख रहा, वहाँ पे नीतीश कुमार है वहाँ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो सिर्फ बीजेपी को क्यों ब्लेम किया जाए इसमें? अवकाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 70 साल से इस 75 साल से इस देश में कोई भी सरकार या सत्ता ऐसी नहीं हुई है जिसको किसान हितैषी कहा जा सके। किसान सबके लिए प्रायोरिटी नहीं रहा है, बस ये है कि कोई जेब काटता है और कोई गला काटता है, ये फ़र्क है। और जेब काटने और गला काटने में थोड़ा फ़र्क है ना। कांग्रेस की सरकारों में जो दिक्कत हुई वो बिल्कुल साफ है, जग जाहिर है, और इसलिए मैं चौधरी चरण सिंह का बहुत समर्थक रहा हूँ। राजनीतिक रूप से नहीं, पर मतलब उनके विचारों का। चौधरी चरण सिंह ने पहली बार, जिस ज़माने में नेहरू जी के सामने कोई बोल नहीं सकता था, उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने हिम्मत लेके कहा कि ये जो तुम्हारा मॉडल है डेवलपमेंट का, कोई व्यक्तिगत द्वेष उनको नहीं था, उन्होंने कहा ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ये किसानों को बर्बाद करेगा, ये केवल उद्योगों के लिए बना है। और बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमेशा किसान विरोधी नीतियाँ रही हैं, लेकिन पिछले 8-9 साल में जो किया है ये तो इस देश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ, सिर्फ जुमलेबाजी के लिए नहीं कहता। आपने एमएसपी वृद्धि का नाम लिया, आप इसके आंकड़े ले लीजिए। अब हम स्टूडियो में बैठे हैं और उस तरह की लफाजी चल नहीं सकती यहाँ पे है। आप यूपीए सरकार के 10 साल में प्रत्येक फसल की एमएसपी देख लीजिए। संयोग है कि आप आए तो उससे पहले मैं ना वही वाला देख रहा था, अगर आपके पास वो है तो मैं वही आंकड़े देख रहा था कि आप पिछले 10 सालों का देख लीजिए एक एक फसल में कि यूपीए के दौरान फसल का दाम 10 साल में कितना बढ़ा, और वही 10 साल एनडीए के ले लीजिए, फेयर कंपैरिजन है ना। अब मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये आपको पता होगा लेकिन आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगा। पहले लीजिए धान, यूपीए के 10 साल में 2004-05 से लेके 2013-14 तक 134% बढ़ी एमएसपी। एनडीए में 2014-15 से 2023-24 तक 61% बढ़ी, 134 बनाम 61। ज्वार 191% बनाम 108%। बाजरा बाजरे का आपने जिक्र किया 143% बनाम 100%। रागी, मक्का, तूर, एक एक आंकड़ा मेरे पास है। तूर, अरहर जिसको हम बोलते हैं, यूपीए के ज़माने में 209% बढ़ा और एनडीए के ज़माने में 61% बढ़ा। मतलब कोई फ़र्क है ना, है ना। और ये मैं कोई इस वक्त यूपीए के समर्थक के रूप में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब यूपीए कर रही थी मैं यूपीए का आलोचक था उस वक्त कि आपने पर्याप्त नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने तो जो कर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है कि बाप रे, इससे तो यूपीए 2 पैसा अच्छी थी, कुछ तो काम वो भी किया करते थे। यहाँ तो मतलब ऐसी स्थिति है। और दूसरा एक फ़र्क ये था कि यूपीए वाले, कांग्रेस वाले जब काम नहीं करते वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। आपने राजस्थान का जिक्र किया, और मैं आपको बता दूं, पिछले साल मैंने राजस्थान में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बाजरा क्यों नहीं खरीद रही सरकार। ये 1400 रुपये पे बिल्कुल, मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि, और किसान आंदोलनों की तरफ से गया था, और मैंने कहा कि ये क्यों बाजरा नहीं खरीदते ये लोग। बिल्कुल ठीक बात है, बस उसमें फ़र्क इतना है इसमें कि जब आप इन दूसरे लोगों को कहते हो तो थोड़ा सा नज़र नीची करके हाँ कोशिश कर रहे हैं, ये फाइल मूवमेंट में प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, ये सब कहते हैं। और ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो आंख में आंख डाल के बात करते हैं। आप बताइए, आपने कहा गारंटी किसान पे पिछले 70 साल से, पिछले 70 साल का सबसे बड़ा झूठ किसान को क्या बोला गया है? आप सब लोग यहाँ पे हैं, मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूँ, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम से बड़ा ढकोसला अगर 75 साल में कोई हुआ हो तो आप मेरे को उसका नाम बता दीजिए, और हम सुनेंगे, हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं 28 फरवरी 2016 को कि 6 साल में इस देश की किसानों की आय हम डबल कर देंगे। बहुत अच्छा। फिर 6-8 महीने चर्चा चलती है कि डबल करने का मतलब क्या होगा। प्लानिंग कमीशन बताता है कि डबल करने का मतलब रियल टर्म्स में डबल करना है, जो बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी से बताया, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे जैसे लोगों ने इंतजार करना शुरू किया कि जी 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 2 साल के बाद कहा जी बता दो कब तक मतलब
थोड़ा सा तो पहुँचे होगे, 15-20% तो पहुँच ही गए होगे। जवाब दे दो नहीं, डबलिंग डबलिंग डबलिंग, मतलब सुन सुन के कान पक गए। आप देखते होगे कोई ऐसा 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को, 5 मिनट छोड़िए 2 मिनट इनके प्रवक्ता को मिल जाते कृषि पे, क्या बोलते थे? डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डबलिंग ऑफ फार्मर्स। सुन सुन के कान पक गए। कब ख़त्म हुआ जी? 26 फरवरी 2022 को। उसमें इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी कर ली और कहा कि नहीं 28 फरवरी 2023 को, चलो भाई एक साल की हेराफेरी सही। तो 28 फरवरी 2023 को आपको क्या सुनने को मिला? सन्नाटा। एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। अरे भाई आके ये तो बोल देते कि डबल करने चले थे, हम 75% हो गए हैं, 80% हो गए हैं, 50% हो गए हैं। आंकड़ा तो दे दो। आंकड़ा तक नहीं दिया। कोई आपको कहे कि 2 घंटे के अंदर मैं आपको यहाँ नोएडा से पानीपत ले जाऊँगा, और आप उसके बाद पूछें कि भाई आधा घंटा तो हो गया, अभी तो हम ऑफिस से बाहर नहीं निकले। नहीं 2 घंटे में पानीपत। फिर उसके बाद आपको कहे अभी तो 1 घंटा हो गया, अभी तो हम इसी पे लाल बत्ती पे खड़े हैं। नहीं 2 घंटे में पानीपत। और जब 2 घंटे हो जाए आपके भाई साहब, पता लगा भाई साहब तो चले गए, बात ही नहीं कर रहे। इससे बड़ा ढकोसला, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा झूठ इस देश में कोई बोला जा रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने चैनल चलाई है कि कम से कम आप लोग ये सवाल तो पूछोगे कि मंत्री जी बस आंकड़ा दे दो, कुछ नहीं, आप कुछ भी दे दो, झूठ बोल दो, कोई आंकड़ा तो दे दो। भारत सरकार के एक भी मंत्री ने आज तक इसका आंकड़ा ही नहीं दिया है कि 6 साल के बाद क्या हुआ। मुझे खास ये सब यंग लोगों पे बड़ा विश्वास है। कभी आपको मौका मिले ना, एक बार बस पूछ लेना, थोड़ा सा दूरी पर, मतलब अपना सावधानी रखते हुए पूछना है सवाल। पूछ लेना कि जी मंत्री जी कितने बढ़ गई, 6 डबल होने वाली थी, कितनी हो गई जी। ये इस तरह का झूठ, पाखंड, ढकोसला। फर्क यही है कि ये लोग आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। वो कम से कम अपने जूते की तरफ देखते हुए तो झूठ बोलते थे, थोड़ा शर्म तो थी कि भाई कुछ गलत काम हो रहा है। और कभी कभार उसमें 20% डिस्काउंट भी मिल जाता था। कभी कोई मनरेगा हो गया, और कभी 2009-10 के अंदर अचानक MSP बढ़ जाती है, कुछ तो मतलब वो था। अब यहाँ तो आंख में आंख डाल के आपकी पॉकेट में हाथ डालते हैं और कहते हैं क्या स्थिति अच्छी है ना पहले से, बोलो हंसो। ये दिक्कत है। अभी मेरी फार्मर्स इनकम डबलिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अशोक दलवई, उनसे बातचीत हुई थी कि भाई इसका कोई सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, आप टाइम बीत रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई सर्वे का अभी कोई मेथड ही नहीं है, और मतलब विरोधाभासी बात है कि NSSO एक तरफ करता है जिसके आधार पे बातचीत होती है। लेकिन जब इनकम डबलिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वही कह रहे हैं कि सर्वे जैसी कोई जो चीज़ है वो अभी नहीं हुई है, तो किस आधार पे माना जाए कि बढ़ी या नहीं बढ़ी। 2019 का तो उन्होंने बताया है, जिसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो 28 रुपये के प्रतिदिन का जो है वो हिसाब किताब आता है कि लाभ में रहता है। सिर्फ 28 रुपये प्रतिदिन कमाता है किसान। अब आप देखिए ना, इससे बड़ी अगंभीरता क्या हो सकती है कि मैं आपको कहूँ कि भाई आपका ये हम दौड़ पूरी कर रहे हैं और 2 मिनट के अंदर हम 800 मीटर पार करेंगे। ठीक है साहब, आप घड़ी देखना शुरू कर देते हो, और उसके बाद कहें कि अच्छा 1 लैप पूरा हो गया, हम इसके लिए कोच अपॉइंट कर लेते हैं एक। एग्जैक्टली ये किया इन्होंने। 2.5 साल होने के बाद कमेटी अपॉइंट हो रही है जो कि विचार करेगी कि डबलिंग कैसे हो। घोषणा 2 साल पहले हो चुकी है। फिर कमेटी की 14 वॉल्यूम की रिपोर्ट आती है। अब बेचारे अशोक दलवई क्या करें, मतलब वो तो भले आदमी है, कुछ जानते हैं। सवाल पूरा नहीं हुआ था। जी। मेरा सवाल ये है कि कम से कम बीजेपी ने इस बात को सोचा तो, इस बात पे थिंकिंग तो कि हमें इनकम डबल करनी है। कांग्रेस ने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमें इनकम बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो कम से कम उनकी ये उपलब्धि तो है कि उन्होंने इस बात पे सोचा कि हमें इनकम डबल करनी है। उस रास्ते को उन्होंने तय किया नहीं किया ये अलग चीज़ है, लेकिन ये सोचना क्या बड़ी बात नहीं है कि सोच के काम करने के लिए कुछ लोगों को लगाया। ये आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत अच्छी लाइन दे दी, उनका हफ्ता भर निकल जाएगा इस चीज़ से। तो बहुत बढ़िया किया आपने ना। सोचना, ये तो मतलब ये तो उपलब्धि है। देखो वो कौन से वो कह रहे थे, मंत्री ने कहा था ना कि सूरज पे हम पहुँचेंगे। ये उपलब्धि है, चांद की बात नहीं। अब सूरज के ऊपर जाके बैठेंगे, उसके बाद क्या होगा, फ्राइंग वगैरह जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सोचा तो उन्होंने, मतलब बिल्कुल उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मतलब वो कहते हैं ना फेंकना, तो ये नीरज चोपड़ा बेचारा क्या फेंकता है, कुछ नहीं फेंकता। इससे बड़ा फेंकने वाले तो ये सारे हैं, है ना। ये तो मतलब इनसे आप कह दीजिए वो बेचारा तो 90 मीटर नहीं फेंक पाता, इनसे कहलवा दीजिए 500 मीटर फेंक देंगे ये तो।
है ना। अगर शब्द फेंकना, अगर लफाजी करना, अगर बड़े बड़े वायदे करना, डींग हाँकना, अगर इसको उपलब्धि माना जाए तो प्रधानमंत्री तो सरताज हैं, सिरमौर हैं, सच नमन करना चाहिए। इतनी बड़ी बात तो कोई कह नहीं सकता। जिसको पता हो कि भाई असंभव चीज़ है ये, 6 साल में बढ़ा करना, डबल बोल देना, ये तो सिर्फ अगंभीरता नहीं है मेरे मित्र, ये तो अपराध है। आपको पता था ये नहीं हो सकता, आप जानते थे कि मुझे इसके लिए करना भी कुछ नहीं है, और फिर 6 साल तक डुगडुगी पीटना, ये इस देश के किसान के साथ अपराध है जो इन्होंने किया। किसी दिन कोई इनसे जवाब मांगेगा, कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई इनसे आंख में आंख डाल के पूछेगा तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें पता नहीं था क्या कर रहे हो, तुम कैसी बातें बोल रहे हो। तो कम से कम जिन्होंने नहीं इस तरह का झूठ बोला, कम से कम उनको उपलब्धि मानना चाहिए कि चल बेचारा तुमने झूठ तो नहीं बोला इस तरह का। नीति आयोग ने कहा कि 10.5% की अगर ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर की तो हम 5-6 साल में कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि 5% के आसपास ही है ना, उससे कम ही। नीति आयोग, ये अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट है कि 10.4%, अगर आपने डबल करना है 6 साल में, कोई लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगता, उन्होंने बहुत अच्छी गिनती करके बताया था कि अगर 6 साल में डबल करनी है तो हर साल 10.4% की ग्रोथ होनी चाहिए। एक्चुअल क्या थी? 3.9%, 3.4%, कभी 4% और फिर कभी -1%, ये हुआ है। इसलिए सारी दुनिया को पता है कि नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि साहब सर्वेक्षण की मेथोडोलॉजी, सर्वेक्षण कैसे था? एनएसएसओ ने एक राउंड करवाया था विशेष, जिसमें उसने पूरे देश के किसानों का सर्वेक्षण, किसान परिवारों का सर्वेक्षण करके उनकी आय का अनुमान लगाया था। सरकार को क्या करना था? एनएसएसओ को फ़ोन करना था, एक और सर्वेक्षण करवा दो 6 साल के बाद। अब करवाएंगे तो इन सबको पता है कि क्या निकलेगा, इसलिए एक्सरे कैसे अब करवाएं? मुझे पता है हड्डी टूटी हुई है और मुझे पता है इलाज मुझे करना नहीं है, तो इसलिए एक्सरे मत करवाओ, ये बात है और कुछ नहीं। सर अगला सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है। आपने बहुत कई बातें कही, नो डाउट्स पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे, कांग्रेस इकोसिस्टम में के नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खेती किसानी के मुद्दों को प्रमुखता से क्यों नहीं उठा रही? अभी संसद का जो विशेष सत्र है, वो संसद के विशेष सत्र में भी अगर हम लोग बात करें तो सोनिया गांधी जी ने एक खत लिखा है पीएम मोदी जी को एजेंडे को लेकर। उस एजेंडे की जो भाषा है, उस भाषा में ये लिखा गया है कि आपने जो वायदा किसानों से किया एमएसपी का, ना उसमें गारंटी का जिक्र है, और वायदे जैसी भाषा का प्रयोग करना एक विपक्ष की सबसे कद्दावर नेता। तो क्या प्रमुखता से खेती किसानी का मुद्दा उठाना, एमएसपी गारंटी की बात करना, कांग्रेस क्यों इतनी मजबूर है? विपक्ष में रहकर विपक्ष की भी तो अपनी ताकतें होती हैं। ये कांग्रेस इकोसिस्टम क्या है मैं तो जानता नहीं। मैं भी ढूंढूंगा बाहर जाके कौन सा इकोसिस्टम है। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, ना रहा, और मैंने अपना जीवन भर अधिकांश समय कांग्रेस सरकारों का, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए लगाया है। लाठीचार्ज कई बार हुआ, हड्डी एक ही बार टूटी है और वो कांग्रेस सरकार की लाठी के समय हुई है ना। इसलिए कांग्रेस इकोसिस्टम क्या है वो तो मैं जानता नहीं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल खुल के समर्थन किया, इसलिए कि इस वक्त देश में जो लोकतंत्र को खतरा है, इस वक्त संविधान की जड़ खोदी जा रही है, और अगर 24 चुनाव तक इसको न रोका गया तो ये संविधान बचेगा नहीं। और ये आप हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मैं मोदी जी के बारे में 4 बात कर रहा हूँ और आप हंस भी रहे हैं, है ना। आपको अंडरग्राउंड बात करनी पड़ेगी 24 के बाद अगर ये स्थिति हो गई। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, और भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कोई भी आज लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ भी करेगा उसका समर्थन करेंगे, पूरी अतीत को भूल के। जब घर में आग लगी होती है ना, ये नहीं देखते कि भाई जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है उसके और मेरे बेटे के बीच में पिछले हफ्ते क्रिकेट की बॉल को लेके झगड़ा हुआ था। नहीं भाई, जो उस टाइम लेके आ रहा है पानी की बाल्टी, वो मेरा भाई है, मित्र है, उस तरह से किया है। कांग्रेस की एग्रीकल्चर की नीतियाँ थी, मैंने तो ज़िंदगी भर इनकी आलोचना की है, खुल के आलोचना की है। और करना क्या चाहिए? किसान को किसी एक पार्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सबका गिरेबान पकड़ना चाहिए। किसान जितना टाइट, इनके मैं तो वो कह रहा था नकेल, सबकी नकेल टाइट करो, जिसकी टाइट करोगे सबका चरित्र सुधरता जाएगा, है ना। अब किसान आंदोलन का असर कम से कम देखिए कि कांग्रेस ने जो रायपुर का जो प्रस्ताव पारित किया, पहली बार
कांग्रेस के इतिहास में उन्होंने एमएसपी की लीगल गारंटी को अपने रेजोल्यूशन में शामिल किया, पहली बार। आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया था, किंतु परंतु चलता था। इसको मैं कांग्रेस का गुण नहीं मानता, इसको मैं किसान आंदोलन की सफलता मानता हूँ। किसान आंदोलन ने दबाव दिया, किसान का तो कोई भी काम दबाव से ही होगा, और एक बार नहीं, किसान को हर चीज़ के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ेगा। पहली बार अपनी बात सुनवाने के लिए, दूसरी बात सुनी हुई बात को मनवाने के लिए, तीसरी बार मानी हुई बात को लिखवाने के लिए, और चौथी बात लिखी हुई बात को लागू करवाने के लिए। किसान को एक ही चीज़ के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और किसान को राजनीति इस लिहाज से इस देश में हिंदू मुसलमान के चक्कर को ख़त्म करके जवान और किसान की बात शुरू होनी चाहिए। वो होगा, सब पार्टियां सुधरेगी, कांग्रेस सुधरनी शुरू हो गई है, बाकियों को भी सुधारा जाएगा। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं कि कांग्रेस ने को बहुत शानदार काम किए, करे होते तो हम विरोध क्यों करते, है ना। मगर धीरे धीरे सब पार्टियों को लाइन पे लाना है, और ये किसान कर सकता है। जो बैल को हाँक सकता है, इन पार्टियों को भी हाँक लेगा। अगला सवाल रवि जी का है। रवि जी। मैं रवि सर, 2 सवाल मेरा एक साथ है सर। पहला, आप किसान आंदोलन से आते हैं सर, किसान की जाति एक ही होती है पूरे देश में, फिर इतने धड़े क्यों हैं सर? कोई अराजनैतिक है, कोई टिकैत से है, कोई उग्रहा से है, तो पता नहीं, ये मैं नहीं समझ पाता सर। मुझे लगता है कि अगर सारे लोग एकजुट हों तो सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जैसे पार्टियों में मतभेद है, वैसे किसानों में भी बहुत गहरा मतभेद है सर। इसका फ़ायदा सरकार को मिलता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल सर एमएसपी को लेकर है। अभी कई लोगों ने अभी पूछा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले की बात है सर, प्याज को लेके किसान बेचारे रोड पे आ जाते हैं, कोई सड़क में फेंकता है, कोई नालियों पे फेंकता है। तो क्या इसको एमएसपी में इसको नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो इसके लिए क्या नियम हो, क्या प्रावधान हो, इस पर थोड़ा हमें बताएं, फिर उस हिसाब से हम आगे। देखिए, किसान आंदोलन में मतभेद हैं, धाराएं अलग अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश का किसान आंदोलन कभी भी एक स्वर में खड़ा नहीं हो पाया। उसके कारण क्या हैं? कारण ये है कि इस देश की खेती किसानी इतनी अलग है। आप केरल के केरल में खड़े होइए, वहाँ देखिए, और उसके बाद हमारे हरियाणा में आ जाइए, और उसके बाद आप बंगाल में आ जाइए, आपको लगेगा आप 3 अलग अलग देश में नहीं, 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में आप खड़े हो। बिल्कुल दुनिया अलग है केरला में देखने पे और वहाँ पे। एक तो वो फ़र्क है। दूसरा, इस देश में किसानों में ऊंच नीच है। जो भूस्वामी किसान है, और जो 1 एकड़ का, आधे एकड़ का मालिक है, और जो खेतिहर मजदूर है, इन तीनों के इंटरेस्ट अलग हैं, तीनों की दृष्टि अलग है। और उसके बाद किसान में भाषा और जाति के अंतर, इस सब के चलते किसान आंदोलन हमेशा फूटा रहा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ, और पहली बार देश के इतिहास में, मैं तो समझता हूँ पहली बार इसलिए कि जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे तब भी इस तरह की एकता नहीं बन पाई थी तीनों की। पहली बार पूरे देश के किसानों ने एक मोर्चे में आके एक एक्शन किया, और देखिए केंद्र सरकार को झुका लिया। और उस सरकार के बारे में जिसमें कहते थे मोदी है जी, ना मानेगा, मोदी है जी, पीछे ना हटेगा, हो गया ना, घुटने पे टिका लिया। तो किसान की ताकत है, और इसलिए किसानों का एकता करना, एक संगठन बन जाएगा ये तो शायद संभव नहीं होगा, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक समन्वय बना रहे ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का बनना और संयुक्त किसान मोर्चे का बना रहना बहुत बड़ी शर्त है इस देश में किसान आंदोलन के भविष्य के लिए। सर बीच में रोकूंगा सर। मुझे कुछ जानकारी मिली कि किसान संगठनों के कुछ लोग सरकार के साथ मिले हुए हैं, सरकार इसका फ़ायदा उठाती है सर, ये बात कहाँ तक सही है सर? मतलब कि सरकार किसान संगठनों को तोड़ के कुछ लोगों को अपने साइड में रखती है और बाकी को छोड़ती है कि ठीक है आप एक धड़ा उधर रखें, एक धड़ा में भी इधर रखते हैं। हर सरकार ये कोशिश करती है इसमें तो, और ये सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में नहीं, हर आंदोलन के बारे में कोशिश करती है सरकार। सरकारों की कोशिश होती है जो बड़ा आंदोलन खड़ा हो उसको तोड़ा जाए, किसी को पैसा दिया जाए, किसी को वो किया जाए। आंदोलन का काम है कि इससे बचा जाए। अब आप देखिए जब किसान आंदोलन हो रहा था, हर हफ्ते ये सब टीवी चैनल है ना खड़ा कर देते थे, जी फलां किसान नेता ने तो आपका विरोध किया है। मैंने कहा जी इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले इसके पड़ोसी से पूछ लेना कि इसका नाम जानता है कि ना जानता है। जिसका नाम पड़ोसी ना जानता उसको आप किसान आंदोलन का नेता बना के खड़ा कर रहे हो। ये सिर्फ सरकारों ने नहीं, टीवी चैनलों ने भी ये काम किया है। सारे 13 महीने हमारे खिलाफ न जाने कौन कौन से नेता खड़े कर दिए गए, देखते रहे हम भी कि चलो हो जाएगा, है ना। तो जब आंदोलन मजबूत होता है ये सब चीज़ें दब जाती हैं।
आंदोलन जब ठंडा पड़ता है तो ये सब चीज़ें थोड़ा उभर के आ जाती हैं। ये पहले भी हुआ है, हमेशा हुआ है। किसी व्यक्ति पे मैं टिप्पणी कुछ नहीं करूँगा, ऐसी बातें छपती रहती हैं। और कोई किसान नेता कोई दूध के दूल्हे हैं नहीं। ऐसा नहीं कि इस देश के राजनीतिक दलों के नेता कोई गंदगी से निकलते और किसान आंदोलन के नेता कोई ऊपर से उतर के आते हैं, ऐसा तो है नहीं। हमें किसान आंदोलन की जो सफलता थी 13 महीने की सफलता, ये नहीं थी, और मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने चलाया था, 9 मेंबरी कमेटी का मैं मेंबर था। ये किसान आंदोलन नेताओं के शानदार होने की वजह से सफल नहीं हुआ है। ये किसान आंदोलन इसलिए सफल हुआ कि नीचे जो सड़क पे किसान बैठा हुआ था ना, उसने लगाम टाइट करके रखी हुई थी और सारे नेता डरे हुए थे कि भाई कुछ किया तो यहाँ से, तो पंजाबी में कहते हैं छितर खा के जाएंगे, जूते खा के यहाँ से जाएंगे अगर हमने कुछ भी गलत किया तो। ये दबाव है, ये किसान आंदोलन को भी ठीक रखता है, यही दबाव पार्टियों और सरकारों को भी ठीक रखता है। तो नीचे से दबाव हो, नीचे से लगाम टाइट करके रखी जाए, जैसे कि किसान आंदोलन में की थी, उससे नेता भी ठीक रहते हैं, किसान आंदोलन भी ठीक रहता है, सरकारें भी ठीक रहती हैं। सर तो यही है, मतलब एक ब्लूप्रिंट पूछना चाह रहा था सर मैं, कि आप लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं करते सर कि लोगों में ये मैसेज जाए कि हम एकजुट हैं, हमें भले ही फैक्शन अलग अलग हों लेकिन हम एकजुट हैं सर। ये मैसेज जाता नहीं है सर। आम लोगों में ये बात बिल्कुल बैठ गई है कि एक आदमी उधर की बात करता है तो एक आदमी इधर की बात करता है। तो मैं एक ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ सर, दर्शक हमारे जान सकेंगे कि क्या कुछ ऐसा है, कोई आगे की प्लानिंग है कि सारे किसान एक साथ जुटेंगे और फिर वो प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, तो फिर जो बात होगी सर, एमएसपी गारंटी, लीगल गारंटी, सारी बात हो जाएगी मेरे हिसाब से सर। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है सर। तो आप इसमें बताएंगे कि हाँ कुछ है, कोई प्लानिंग है कि आप सारे किसान नेता एक साथ बैठेंगे, अपने मतभेदों को दूर करेंगे, फिर एक वो ब्लूप्रिंट बना के फिर आगे मैसेज देंगे कि हम एक साथ हैं। वो भले केरल की बात हो, कर्नाटका की बात हो, या दिल्ली की बात हो सर, या हरियाणा की बात हो। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे सारे पत्रकार इस देश के किसानों के बारे में ईमानदारी नहीं, से सर, हम रिपोर्टिंग करेंगे शुरू सर, कर लेकिन दें? आप हमसे लेकिन ज़्यादा अब योग्य आपके हैं सर साथियों इस ने मामले हंसना में। शुरू कर दिया जब मैंने ये बात हाँ, कही। हाँ, तो हाँ। क्या होता है, ये बिल्कुल वही बात है। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से रिपोर्ट करना शुरू कर दें और आपकी ईमानदारी की रिपोर्ट का इतना वजन हो जाए कि बाकियों के पास कोई रास्ता ना बचे, उन्हें भी ये काम करना पड़े, है ना। ये अपेक्षा रखना कि किसान जितना बड़ा वर्ग अचानक रातों रात एक हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसे है कि इस देश की सारी पार्टियां एक हो जाएंगी। लोग सड़क पे कहते हैं ना, भाई साहब सब पार्टियां ख़त्म करो, इकट्ठे आ जाओ, एक सरकार चला लो, उस तरह की जो बात है ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है। आप कर जो सकते हैं वो ये कि आप अपना किसान आंदोलन, कुछ जो हमने प्रयास किया कि 2-3 चीज़ आप कर सकते हैं। नंबर 1, आप एजेंडा स्पष्ट बना लीजिए। जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा में किया, ये एजेंडा है, इससे दाएं बाएं जो गया वो बाहर, और आपको पता है बड़े बड़े लोग बाहर हो गए जब उस एजेंडा से बाहर निकलने की कोशिश किया। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं, जो इस एजेंडा के साथ है सबका स्वागत है। आप अपने अपने घर रहिए, अपना अपना संगठन चलाइए, अपने अपने तरीके से कीजिए, लेकिन कुछ मुद्दों पे हम साथ एक्शन करेंगे, बाकी अपने स्थानीय एक्शन आप अलग कर लीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने यही काम किया है। आज आप कह रहे हैं किसान आंदोलन कितना बिखरा हुआ है, ये प्रश्न आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने किसान आंदोलन की एकता को एक बार देख लिया है। नहीं तो इस दुनिया में, देश में तो लोग मान के ही चलते थे कि किसान तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो संयुक्त किसान मोर्चा की सफलता ने हमारे सामने एक मॉडल पेश किया है कि कभी किसान एक हो भी सकता है। मैं समझता हूँ उसी को मजबूत करना और किसानों की एकता को, एकता का मतलब कोई एक संगठन में एकता होने वाली नहीं है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो अलग अलग संगठन हैं वो कुछ अपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे एक साथ हो जाए, और वो कोशिश हो रही है। और मुझे उस कोशिश से बहुत उम्मीद है इस वक्त, क्योंकि बहुत समय बाद इस देश के किसान आंदोलन ने ऐसा कुछ करना शुरू किया है, किसानों की चर्चा शुरू हुई है। और कम से कम मैं तो मानता हूँ कि किसान तक का शुरू होना भी इसी का परिणाम है कि इस देश में किसान आंदोलन ने एक हवा बनाई और लोगों की ज़ुबान पे किसान शब्द तो आना शुरू हुआ। आज से 5 साल पहले किसी बड़ी चैनल के एडिटर से आप एमएसपी की बात करते थे तो कहता था एमएसपी व्हाट, है ना। आज कम से कम समझ तो आना शुरू हुआ है कि भाई है ना। इसी तरह से आंदोलन आगे बढ़ते हैं। सर प्याज वाला ही था सवाल था सर जी। आज की तारीख में एमएसपी 23 फसलों पे, 23-24 पे है ना। और इसमें सब्जियां बिल्कुल शामिल नहीं हैं।
प्याज के बारे में दो बात मैं कहना चाहता हूँ, प्याज और बाकी सब्जियों के बारे में। प्याज 70-80 रुपए की हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार, जैसे भारतीयों की जो एकदम मतलब जीवन मरण प्याज के ऊपर निर्भर है। इस देश में प्रोटीन भी प्याज से आता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्याज से आता है, और इस देश की खुशहाली भी सिर्फ प्याज से आती है। कैबिनेट मीटिंग हो जाता है, 70-80 रुपए प्याज हो रहा है, और जब वही किसान 1 रुपए में बेचता है प्याज, कोई कैबिनेट नहीं आती, कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया फ्रंट पेज पे इस चीज़ को नहीं छापता। मतलब कि किसान, मैंने वही जो शुरू में भी कहा कि किसान को लूट के कुछ भी कर लो, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है। जिस दिन किसान की जेब में 4 पैसा गिरने लगे, हाहाकार, अरे रे क्या हो गया, ये कैसे होगा। तो एक तो इस ढकोसले को बंद कीजिए, या तो किसान को जब 10 रुपए से कम प्याज का मिलना शुरू हो तब उसके साथ जाके खड़े होइए, या फिर उसको 100 रुपये 150 रुपये जब मिलता है तो लेने दीजिए कि भैया तू ले ले, फिर बाजार की बात करें, है ना। होना ये चाहिए कि, और किसान आंदोलन ने हमेशा कहा है कि एमएसपी केवल 23 फसलों पे क्यों मिलती है, एमएसपी का दायरा बढ़ना चाहिए, इसमें तमाम फल सब्जी आने चाहिए, क्योंकि किसान का आजकल पैसा तो फल सब्जी से आता है, इन बाकी फसलों से ज़्यादा पैसा उसको मिलता नहीं है। और उसमें कुछ राज्यों ने प्रयोग भी किया है, बहुत सफल प्रयोग नहीं किया है, भावांतर के कई तरह के प्रयोग भी किए हैं कि भाई कम से कम अगर तुम्हें अपनी इससे कम पे अगर गिर जाएगी तो जो डिफरेंस है, जो तुम्हें नुकसान है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये तो करना ही पड़ेगा। तो प्याज ही नहीं, तमाम फसलों के ऊपर, सिवाय उनके जो बहुत पैसा कमाने वाली फसलें होती हैं ना, स्ट्रॉबेरी कोई लगा रहा है, कोई पान के पत्ते कर रहा है, ठीक है, वहाँ आप कहिए कि भाई आपका रिस्क है, आपकी कमाई है, जो करना है कीजिए, आप तो व्यापारी हैं। बाकी जो किसान है, जिसकी फसल के दाम महंगे होने पे आप त्राही त्राही करते हैं, उसके दाम सस्ते होने पर भी आपको एक नेट देना पड़ेगा, और कोई विकल्प ही नहीं है इसका। सर, एक सवाल ये था कि आपने अभी खुद ही कहा कि किसान की बात होने लगी है, अब किसान तक के बात से होने लगी है, अब किसान आंदोलन से होने लगी है, और अभी फिर से एक बार बात होने लगी है, फिल्म आई है जवान। तो जो किसान के बारे में सोचते हैं वो तो बात करते हैं, कर रहे हैं, उनका अपना एक संघर्ष है, लेकिन जो सोचते नहीं थे वो भी सिनेमा के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो सोचने लगते हैं और सवाल करने लगते हैं। और इस फिल्म ने कई सवाल उठा दिए हैं, कर्ज को लेकर, किसानों की आत्महत्या को लेकर, और फिर वो जो एक सीन है ट्रैक्टर और मर्सिडीज़ के लोन वाला, तो किसान की आत्महत्या और कर्ज की वजह से आत्महत्या के कई चीज़ें पिछले दिनों चल रही हैं। डाटा आया है, किसी साउथ के मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि मुआवजे के लिए किसान आत्महत्या करता है। तो अब जो कॉमन मैन है, जिसे किसान से सीधे वैसा कनेक्ट नहीं है कि आंदोलन करने निकल पड़े, उसके लिए सवाल पूछे, वो भी सोच रहा है कि आखिर ये जो किसान है, जो उगा रहा है, जो हमें खाने के लिए दे रहा है, वो आत्महत्या कर क्यों रहा है। क्या इसके लिए वो फाइनेंसर या बैंकर जिम्मेदार है जो उसे घर पे आके टॉर्चर करता है कि भाई तूने किस्त क्यों नहीं भरी, मैं तेरा ये उठा ले जाऊँगा वो, या फिर वो सिस्टम जिम्मेदार है जो आज तक ये सिस्टम ही नहीं बना पाया कि कर्ज की वजह से कोई किसान आत्महत्या ना करे। एक छोटा अमेंडमेंट कर दूं, ये जो कॉमन मैन है ना, ये बहुत अनकॉमन है। ये शहर में रहने वाले बाबू लोग, ये इस देश के कॉमन मैन नहीं है, कॉमन मैन किसान ही है इस देश का, है ना। कॉमन मैन को, और मैन भी नहीं, अब आपके सामने तो वुमेन भी शामिल कीजिए ना। हाँ, खेती में तो 70% मेहनत तो औरत करती है। सारे बिल्कुल। नेता मेरे जैसे दाढ़ी मूछ वाले बन जाते हैं, है ना। तो ये इस देश का कॉमन व्यक्ति तो वो है जो खेती किसानी को दिन रात देखता है। ये हम जो जैसे 30 वाले अनकॉमन लोग लोग भी हैं, कई बार फीलिंग लेने लगते हैं, हमें महसूस हो रहा है जो शायद पहले 10 साल पहले नहीं होता था। वो ये बात किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता ये रही कि उसने किसान को इस देश के मानस पटल पे, इस देश की रडार पे स्थापित कर दिया। अभी ये जानवर भी रहता है तुम्हारे देश में, है ना, पहले तो पता ही नहीं था कौन रहता भी है। तो एक तो वो स्थापित हुआ है। आपने फिल्म का जिक्र किया, मैं आमतौर पे फिल्में देखता नहीं हूँ, संयोग से मैंने देख ली, गाँव गया। जी वो बिल्कुल मैंने जाके देख लिया। और 2-3 सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो ये सब एक्शन फिल्म मेरे से देखी नहीं जाती, मैं तो कान वान बंद कर लेता हूँ। 2-4 चीज़ अच्छी लगी मुझे। एक तो किसान की आत्महत्या के सच को दर्ज करना, जैसे भी फिल्मी स्टाइल में किया गया है जो भी है, लेकिन उस सच को दर्ज करना कि किसान के साथ क्या होता है। ये मर्सिडीज और ट्रैक्टर का सवाल, मैंने शायद आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके चैनल पे रिपोर्ट थी। मतलब वीडियोस की हैं, मतलब किसानों से कि बात की फिल्म झूठ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल। फिल्म सच बोल रही थी। और फिर वो बेचारा कोई
कंपनी का प्रतिनिधि वगैरह बड़ा समझाता है कि क्यों ट्रैक्टर बड़ा रिस्की चीज़ है, हाँ जी, हाँ जी। ट्रैक्टर के अंदर क्यों होना चाहिए। मतलब आप सोचिए, इससे भौंडा मजाक दुनिया में हो सकता है कोई। एक और बात भी आप देखिएगा, हवाई जहाज़ के अंदर जो तेल डाला जाता है वो सस्ता होता है, और जो ट्रैक्टर में तेल डलता है वो महंगा। वही तेल आप गाड़ी में डालते हैं वो महंगा होता है, हवाई जहाज़ का सस्ता होता है। इस देश में अमीरों को हर चीज़ सस्ती मिलती है, गरीबों को महंगी मिलती है। दिल्ली में पानी अमीरों को सस्ता मिलता है, गरीबों को महंगा मिलता है। किसान के साथ ये जो मजाक है उसका बिल्कुल वही कारण है कि आप इसकी कोई न्यूनतम व्यवस्था नहीं कर पाए। सरकार किस चीज़ के लिए होती है देश में? सरकार कहती है कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, कौन सी चीज़ें लग्जरी है, और सरकार कहती है कि अनिवार्य चीज़ों के लिए हम कोई सब्सिडाइज़ करेंगे, लग्जरी को हम सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे। अब मर्सिडीज़ और ट्रैक्टर में से क्या अनिवार्य है, क्या लग्जरी है, आप खुद ही सोच लीजिए, है ना। जब आप हर चीज़ को बाजार के भरोसे छोड़ देते हो तो जो वर्ग दबा हुआ है, बाजार कभी फेयर गेम नहीं खेलता। जो ताकतवर है बाजार उसके पांव छूता है, जिसकी जेब में पैसा है, जिसके पास नहीं है उसको भगाता है बाजार, और इसीलिए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस का वहाँ काम है। तो एक तो ये फेल्योर है कि आप इसको इंटरेस्ट को रेगुलेट नहीं कर सके सरकार, जिसका मतलब है कोई इस पर सब्सिडी नहीं है, आप कोई रेगुलेशन नहीं है। और दूसरा ये जो लोन है, बार बार कर्ज का सवाल आता है, बार बार देश में ऐसी हृदय विदारक घटनाएं आती हैं। वो जो बात कहता है बिल्कुल सही कहता है उस फिल्म के अंदर कि 40,000 के लोन के पीछे आप बेइज्जत कर देते हो। फिल्म में नहीं दिखाया, मगर ये तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने तहसील की दीवारों पे किसान का नाम लिखवा दिया, इसका 1 लाख बाकी है, इसका 70,000 बाकी है। अरे ये जो आपके नीरव मोदी भाग गए उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा? ये जो विजय माल्या भाग गया उसका कहाँ नाम लिखा जाएगा? और ये लोग जो कि आज भी लंदन में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सरकार के सबसे बड़े वकील के साथ घूम रहे हैं, इनका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। किसान का 40,000 के ऊपर नाम लिखो। अब सोचो उसके घर में क्या स्थिति होगी। तहसील में आपका दीवार पे नाम लिख दिया, सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया, बाकायदा उसमें पेंटिंग करवा के लिखवा दिया। क्यों होता है ये? क्योंकि किसान आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। अगर करना होता, किसान को अब लोन किया जाए, किसान की लोन माफ़ी, जैसे कोई दान दे रहे हो, भिखारी है जिसको ले तेरे को दे दिया। और जब इंडस्ट्री की माफ़ी होती है, कितने सुंदर सुंदर अंग्रेजी के शब्द आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, हेयर कटिंग। अरे मैं कह रहा किसान भी हेयर कटिंग करवा लेगा भाई, क्या दिक्कत है, उसका भी करवाने दो ना। अच्छी अंग्रेजी की बात है, मैं 5-7 अंग्रेजी के अच्छे शब्द बता देता हूँ, कर लो ना। जब किसी का 40,000 करोड़ माफ़ किया जाता है तो वो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, और किसी बेचारे का 40,000 पड़ा होता है तो उसको कहते हैं चोर है, पैसा लेके भागा, इसका ये करो वो करो। इससे भौंडा मजाक क्या हो सकता है इस देश में? और इसके लिए जो ज़रूरत है, और हमने बार बार कहा है कि ये 2-5 साल में एक बार लोन माफ़ी, इस तरह के टुकड़े फेंकना बंद करो। इस देश में एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लोन रिस्ट्रक्चरिंग कमीशन, और केरला में बना था ये। वैसा कमीशन बनाइए जो कि उस कमीशन का काम हो हर वक्त देखना कि देश में कहाँ किसान पे कब लोन का स्ट्रेस हो रहा है, और जहाँ स्ट्रेस हो रहा है आप देखिए किस वजह से हो रहा है, उसको होने से पहले आप एड्रेस कीजिए। जिसको वेव करना है वेव कीजिए, जिसको रिड्यूस करना है रिड्यूस कीजिए, हेयर कट कीजिए, शेविंग कीजिए, जो भी करना है सब कीजिए, वक्त से कीजिए। देश बिल्कुल एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए। क्यों नहीं बनता? क्योंकि परमानेंट कमीशन बन जाएगा, किसान का हक होगा, चुपचाप से ले जाएगा, आपके पाँव छूने नहीं आएगा। आप उसको टुकड़े की तरह फेंक के देना चाहते हैं, ये दिक्कत है। और ये सारी दिक्कतों की जड़ राजनीति में है। जब तक किसान का राजनीतिक वजन नहीं बनेगा तब तक इस किस्म की अश्लील राजनीति होती रहेगी किसान के नाम पे। सर, हिमानी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसानों की आत्महत्या ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा से जुड़ा मेरा सवाल भी है। जब हम किसान कहते हैं तो पुरुष का चेहरा दिमाग में आता है। खेतों में काम महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, तो उनके योगदान को भी बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा पूछा। अभी मैं 2 दिन पहले हैदराबाद में था। हैदराबाद में वहाँ के जो
जिसे हमारे बटाईदार बोलते हैं ना, जी। जो ठेके बटाई पे जी, करते हैं, जानती हूँ। उन किसानों का सम्मेलन था जी। जो कि और उनकी क्या समस्याएं हैं, उसमें आधी औरतें थी, है ना। भारत में किसानी खेती का जो सबसे मेहनत का काम होता है, सबसे मेहनत का है धान रोपना, है ना, वो जो है उसमें आपको कभी किसी आदमी की तस्वीर दिखाई देती है? बहुत कम दिखाई देती है, सब औरतें कर रही होती हैं, है ना। और 70% काम औरत करती है, क्रेडिट सारा आदमी को जाता है, और दुर्भाग्य है लीडरशिप भी सारी आदमियों के हाथ में है। इसके लिए कई किसान संगठनों ने कई तरह के मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा तो औरत की जायदाद, उसके ज़मीन पे हिस्से के बारे में है, क्योंकि अगर ऐसे नियम बनते, क्योंकि देश की मुश्किल से 10% ज़मीन औरतों के नाम है, 90% ज़मीन आदमियों के नाम है। अब आप कह सकते हैं परिवार में क्या फ़र्क पड़ता है, हस्बैंड के नाम पे हो या वाइफ के नाम पे हो, लेकिन सच ये है कि इससे फ़र्क पड़ता है। और तो औरत के नाम पे ज़मीन हो, इसके बारे में तमाम किस्म के नियम बनाए जा सकते हैं। दूसरा, कुछ भी एग्रीकल्चरल कॉम्पेंसेशन वगैरह हो वो औरत के अकाउंट में जा सके, इसके लिए काम किया जा सकता है। हमारे किसान आंदोलन में एक संगठन रहा है मकाम, जो कि महिला किसान पर फोकस संगठन है। उस संगठन ने पूरा एक चार्टर बनाया है महिला किसान के लिए, जिसको हमने अडॉप्ट भी किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। सच ये है कि अडॉप्ट करने के बाद ईमानदारी से हमने काम उस पर अभी नहीं किया है, लेकिन पहली बार महिला किसान की आवाज़ कम से कम दर्ज हुई है ना। और ये बहुत लंबा संघर्ष है, और ये ज़रूर, ये जब भी हम किसान की बात करते हैं हमारे मन में जो छवि आती है वो है जिसके पास अपनी ज़मीन है, भूस्वामी है, मर्द है, और वो खुद अपने खेत पे खेती करता है। हकीकत आज ये है कि भूस्वामी अधिकांश खेती नहीं करते हैं, है ना। ज़्यादातर खेती बटाई और ठेके वाले कर रहे होते हैं। ज़्यादा और असली मेहनत तो वो कर रहा है जो बटाई ठेके पे भी नहीं है, जो मजदूरी कर रहा है वहाँ पे, और उसमें भी ज़्यादा काम फिर महिला कर रही है। उसमें महिला कर रही है। इसलिए हमारी किसान की छवि को हमें बदलना होगा, और आप सब लोग ये काम कर सकेंगे, क्योंकि छवि का मतलब है टीवी विजुअल्स। बार बार यदि हम विजुअल्स में औरतों को दिखाएं, वो बेहद ज़रूरी है। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, ये सब कहीं पे बात हुई थी, वो भारत माता की जय, इस पे बहस चल रही थी। सो मैंने कहा कि ये तो स्वतंत्रता आंदोलन का स्लोगन है, किसी पार्टी का थोड़ा, ये बिल्कुल करना चाहिए, बस छवि बदल देनी चाहिए। भारत माता की जय करते हुए आपके मन में वो कैलेंडर आता है जिसमें कोई साड़ी सी पहनी हुई औरत है, जिसके साथ कोई शेर बैठा है और ये सब, उसकी बजाय अगर धान रोपने वाली औरत की इमेज आप लगा दो और उसे देख के बोलो भारत माता की जय, एकदम बदल जाएगा। वो करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। जी, हम तो ये कोशिश कर ही रहे हैं। हम किसान भाई शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। हमारे लिए किसान महिला पुरुष दोनों हैं, और हम दोनों को ही सम्मान देने की कोशिश करते हैं। सो मेरा नाम प्राची है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि देश आज़ादी का अमृतकाल मना चुका है। साथ ही मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत टॉप 3 में जल्द आने वाला है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा समय में भी देश के किसान परिवारों को का जो मासिक औसत आय है वो 10,218 रुपये है मात्र। ये आंकड़ा सदन में पेश हो चुका है, तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो दो बात बताई वो सरकार के ढकोसले और पाखंड का पर्दाफाश कर देती है। ये कहना कि भारत दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था है, इसका केवल एक ही मतलब है कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जब हम कहते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका मतलब ये है कि चीन में डेमोक्रेसी है नहीं और जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। इससे फालतू कोई मतलब नहीं है इसका। भारत तीसरे चौथे नंबर की, अभी कह रहे थे G20 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है एट्सेट्रा। अब आप ऐसा करो, कल दिखा देना अपनी चैनल पे, G20 के 19 देश हैं, 19 देशों की पर कैपिटा इनकम दिखा देना जरा आप। कौन सा देश सबसे नीचे है? नीचे से नंबर 1 हम हैं। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,500 के करीब है। चीन जिसकी हमारे बराबर आबादी है, उसकी पर कैपिटा इनकम 12,000 के करीब है, हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है ना। तो जब 140 करोड़ लोग होंगे, कंगाल भी होंगे, तब भी कुल मिला के बहुत अमीर होंगे। और अगर बाकी देश में, किसी देश में 5 करोड़ लोग हैं, आप 140 करोड़ लोग हो, और ये कहना कि हमारे पास कुल मिला के तुम्हारे से ज़्यादा पैसा है,
इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। और ये केवल किसानों के बारे में नहीं है, पूरे देश की जो हमारी आय है बेहद कम है। किसान का आपने बताया, किसान का आंकड़ा बताता है 10,000 रुपये के करीब उसकी टोटल इनकम है। वो 10,000 रुपया भी उसको खेती बाड़ी से नहीं मिल रहा है। 10,000 रुपया किसान परिवार की टोटल आय है, जिसमें से खेती बाड़ी में तो बेचारे को 3,000 रुपये मिल रहा है। मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ इस वक्त आंकड़ा, 3-3,500 उसको खेती बाड़ी से मिल रहा है, बाकी उसको मजदूरी से मिल रहा है, बिजनेस करके मिल रहा है। तो खेती बाड़ी से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सच बात ये है कि खेती किसानी घाटे का धंधा है इस देश में। किसी किसान से आप बात कर लीजिए, कहिए कि टोटल कितना खर्च हुआ, कितनी आमदनी हुई, कोई किसान आपको बता नहीं पाएगा। पहले मेरे को खींच हुआ करती थी कि अरे तुम करते हो, तुम्हें पता नहीं। वो किसान बैठ जा, हाँ जी पानी में इतना दिया था, फिर जी बिजली का तो ये, अच्छा वो तो खाद तो उस बार इतनी दी थी जी, वो हिसाब नहीं कर पाता। मेरे को बड़ी कोफ्त होती थी कि हिसाब क्यों नहीं कर पाते, बताओ ना कितना तुम्हारा खर्चा हुआ और कितना बेच के मिला। फिर मुझे समझ आया कि वो क्यों नहीं करता, क्योंकि जिस दिन वो हिसाब कर लेगा ना, वो भाग जाएगा उस दिन, क्योंकि हिसाब से पता लगेगा कि इनकम तो तुम्हें कुछ है नहीं। क्यों करता है किसान काम? इसलिए करता है, एक तो कि आदत पड़ी हुई है और कुछ काम है नहीं करने को, और दूसरा इसलिए करता है कि उसमें से उसकी मजदूरी निकल आती है। काम कर लिया, बाहर कहीं मजदूरी मिलेगी नहीं, जाऊंगा तो दुनिया कहेगी मजदूर है। अपने खेत पे काम करता है, दुनिया कहती, दिखाने के लिए मैं कहता हूँ मैं जमींदार हूँ, अपने आप को जमींदार का अहम बना रहता है, मजदूरी कर लेता है, उतना निकलता है, कुछ नहीं निकलता। तो भारत के किसान की जो आय है वो इस वक्त इतनी, मतलब 10,000 रुपये महीना, ये शहर के लोगों को बता दो ना। कई बार मैं सचमुच चाहता हूँ, अगर कभी मेरे को एक दिन का डिक्टेटर बना दो ना आप सब लोग, मैं सब शहरी बच्चों को रैंडम नंबर अलॉट कर दूंगा कि जाओ तुम तेलंगाना के आदिलाबाद के ये गांव नंबर 23 है, इस गांव के अंदर जाओ। सब शहरी बच्चों को एक एक गांव अलॉट कर दूंगा और सबको कंपल्शन कि 1 महीना से पहले निकलने नहीं देना गांव से इनको। उसके बाद आएंगे ना, सब समझ के इनको बताओ। मैं पूछता हूँ, शहरी लोग कहते हैं कि जी कैसे हैं, बस जी मिडिल क्लास हैं, कितना है जी, बस 1 लाख की इनकम है और ये है और ये है, बस गुजारा चल रहा है। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा 1 लाख की इनकम है दुनिया, मतलब आप अंदाजन इंडिया में कहाँ हो? कि जी दरमियान बीच बीच में हैं, मतलब कि आधे लोग आपसे ऊपर, आधे लोग आपसे, हाँ जी ऐसा ही कुछ है। सचमुच मेरी इच्छा होती है कि गिरेबान से पकड़ के इनको गांव में ले जाऊं और कहूं कि जाके बताओ। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था यहाँ पे, तो गांव में तो साधारण जाते थे, लोग पूछ लेते थे, अच्छा बेटा कितनी सैलरी कितनी है? वहाँ गाँव में आराम से पूछ लेते हैं, कोई प्राइवेसी नामक चीज़ तो कोई है नहीं। तो सच है कि मैं बाद में मैं बताने से मना कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं बोल दूंगा, उस ज़माने में कि मेरी 40-50 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह थी तब, तो गांव के लोगों को कैसा लगेगा। शर्म के मारे मैं तनख्वाह नहीं बताता था अपनी। हकीकत ये है 10-12 हज़ार रुपये में दिल्ली में क्या समझते हैं 10,000 रुपये वाले व्यक्ति को? इस देश का औसत किसान 10,000 में, और 10,000 तो एवरेज है, स्टैटिस्टिक्स का झूठ है, जिसका मतलब है इस 10,000 में वो भी शामिल है जो पंजाब का किसान अच्छा अपना पैसा कमा लेता है। हकीकत ये है 3,000-4,000 रुपये में परिवार चलाते हैं। इसलिए परिवार का लड़का दिल्ली में आके 7,000 रुपये की चौकीदारी करता है और पता नहीं किस कमरे के अंदर रहता है, खाना ठीक से नहीं खाता। क्यों आता है 7,000 रुपये में नौकरी करने, 8,000 रुपये में? क्योंकि वो भी गांव में बहुत बड़ी इनकम है। गांव के लोगों को लगता है कुछ मिल गया इतने से। तो ये जो भारत के गांव की और खेती किसानी की आमदनी का सच है, ये सच पूरे देश को पता लगना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये डबलिंग ऑफ फार्मर की बात करना इतना बड़ा अपराध था कि एक तो आपको पता है कि दूसरे के पास कुछ है नहीं, आपको ये भी पता है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ, और फिर उसको इस तरह का झांसा देना, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। इसलिए जब भी आपको मौका मिले इन लोगों से सवाल ज़रूर पूछना कि अच्छा कितनी है किसान की आमदनी, क्यों नहीं आपने पता की, क्यों सर्वे नहीं किया, क्यों देश को कहा कि डबल करूंगा, डबल करने के बाद इतना तो कोई भी मेजर करता है ना कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, क्यों नहीं किया? ये जो इसका सबसे बड़ा ढकोसला जो है ये आना चाहिए। और हकीकत ये है कि किसान की अगर छोटी मोटी आमदनी है, उसका घर चलता है, तो इस वजह से कि वो साथ में गाय भैंस पाल लेता है।
उसका घर इससे चलता है कि थोड़ा बहुत सब्जी की खेती कर लेता है, कोई मुर्गा पाल लिया, कुछ कर लिया, तब बेचारे का घर चलता है। अगर वो खेती बाड़ी के सहारे चलाए तो कुछ नहीं चल सकता। ये हकीकत है और इसलिए हमें इस सवालों को पब्लिक डोमेन में उठाना चाहिए। सर, मेरा नाम संध्या। सर, आपने एक बात कही कि जब किसान आंदोलन चला था तो उस वक्त मोदी सरकार किसानों के आगे झुक गई। कहा जा रहा था कि सरकार तो अड़िग है, नहीं झुकेगी, लेकिन झुक गई। ये सवाल जब पूछा गया उसके बाद रवि जी ने एक सवाल आपसे पूछा, ब्लूप्रिंट की बात करी, संगठन की बात करी कि अक्सर ऐसा क्यों होता है जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं या फिर मंच पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बिखराव की बातें क्यों आती हैं, कि आखिर कोई मतभेद है, आपसी मतभेद संगठन के बीच। तो सर, आपने उस वक्त ये कहा कि छोटे किसान इतने मजबूत थे कि आखिर उनकी जो सशक्ति थी वो आगे उभर कर सामने आई। सर, ये चीज़, जिस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, इसको क्या समझा जाए? सर, मेरा दूसरा सवाल एक और कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मैंने पिच बनाई थी लेकिन विपक्षी खेल नहीं पाया। तो क्या समझा जाए कि अब 24 में चुनाव है, निकट है, तो क्या फिर कोई आंदोलन के जरिए वो पिच दोबारा देखने को मिलेगी? क्या आपको लगता है कि जो सोच है वो वहाँ पर सेट हो पाएगी? पहला जो आपने बात की उसका तो मैंने जवाब दिया कि एक बड़ा आंदोलन इतने बड़े देश में जहाँ इतनी विविधता है, खेती की विविधता, अमीर गरीब की विविधता, उसमें ये सोचना कि केवल एक संगठन आंदोलन हो जाए वो तो व्यावहारिक नहीं है। हमारे जैसे देश में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनमें कुछ अलाइनमेंट रहे, जिसका प्रयास संयुक्त किसान मोर्चा ने किया। और उस वक्त हमारी मदद इस बात की थी कि लोग, किसान सड़क पे थे और किसान निगाह रखे हुए थे अपने नेताओं के ऊपर, है ना। जैसे ही किसान की निगाह थोड़ी ढीली होती है, नेता भी ढीले हो जाते हैं। और इसलिए किसानों को अपने किसान नेताओं पे भी और देश के नेताओं पे, दोनों पे निगाह रखनी चाहिए, उसको टाइट करना चाहिए। ये मेरी हमेशा की धारणा है। वो जो पिच वाला स्टेटमेंट था वो बहुत चलाया गया, क्योंकि क्या होता है कि इनके पास, बीजेपी वालों के पास इतना बड़ा तंत्र है कि किसी चीज़ में से 15 सेकंड निकाल के उसको लाख बार, 2 लाख, 10 लाख बार चलाएंगे। मैंने क्या कहा था, किसान आंदोलन के दौरान नहीं है ये, किसान आंदोलन पूरा होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में जाके सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमें लिख के बात बोली जिसको सरकार ने लागू नहीं किया। तो हमने जाके वहाँ पे 10-12 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहा कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट मत दीजिए, है ना। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय था, कोई मेरा व्यक्तिगत वो नहीं था। हमने किया। जब चुनाव हुआ उसके बाद लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आपने तो कहा। हमने कहा कि हाँ हमने कहा, लेकिन हमारे कहने भर से कोई चुनाव परिणाम तो नहीं बदलेगा ना, किसी को काम भी तो करना पड़ेगा, है ना। कि सिर्फ आपके कहने से, आप मान लीजिए कल को पूरी सच खबर दिखाना शुरू कर दें, मेरी उम्मीद है कि दिखाएंगे आप लोग, तो अगर आप सच खबर दिखाना शुरू कर दें, उससे पूरा देश सच्चा नहीं हो जाएगा। आपके सच को पकड़ के किसी को आगे काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यही कहा था कि भाई हमने तो अपना काम किया, हमने बता दिया, आगे राजनीतिक दलों से अगर काम नहीं हुआ तो उसका दोष हमारे को क्यों देते हो। हमने तो जाके चुनाव लड़ा नहीं। हमने कहा था कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है, इसको हराया जाए। ये बात हमने पश्चिम बंगाल में भी की थी, जब चुनाव चल रहा था पश्चिम बंगाल में भी हमने की थी। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, मेरी बिल्कुल स्पष्ट धारणा है, किसानों को राजनीति से गुरेज नहीं करना चाहिए, किसानों को राजनीति की लगाम पकड़नी चाहिए। और उसी के हिस्से के रूप में मेरी ये भी उम्मीद है, 24 का आपने जिक्र किया, मेरी बिल्कुल उम्मीद है, अपेक्षा है, प्रार्थना है कि इस देश के इतिहास में सबसे किसान विरोधी सरकार जो मोदी जी ने 10 साल में चलाई है, अगर किसान खड़े होकर चुनाव के वक्त उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता तो लानत है किसानों पे। फिर काहे के किसान हो गए, वोट वाले दिन हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो उल्लू बनोगे ना। तो मैं तो चाहता हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि 2024 में इस देश के किसान खड़े होके इन लोगों से सवाल पूछें, इनको बोलें, और इस देश में किसान के सवाल पर राजनीति हो, इससे सुंदर चीज़ हो ही नहीं सकती। होनी चाहिए किसान के सवाल पे राजनीति, और वो राजनीति यही होगी जब लोग पूछेंगे ना जी कि 10,000 रुपये दे के आप क्या हमें उल्लू बना रहे हो, ये डबलिंग इनकम कहाँ हुआ जी,
पेट्रोल का दाम क्या हुआ जी, ये सब सवाल पूछेंगे। तो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि 2024 में किसानों के सवाल पर राजनीति हो, किसान सबसे पूछें, विपक्षियों की सरकार से भी पूछें, और ये जो 10 साल से इस देश में घोर किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं, इनसे सवाल पूछें और इन्हें कान पकड़ के बाहर निकालें। संवैधानिक अधिकार है हमारा। और किसान को खड़े होकर एक ही बात करनी चाहिए, हिंदू ना मुसलमान, बस जवान और किसान।